कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.20। क्वेश्चन कहता है आपको एलसीआर की वैल्यू दे रखी है इंडक्टर की, कैपेसिटर की एंड रेसिस्टर की कनेक्टेड विद द 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सप्लाई। दैट मीन्स ये पीक वैल्यू नहीं है, ये आपको आरएमएस वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज़ द सोर्स फ्रिक्वेंसी फॉर विच द करंट एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम। कब हमें करंट एम्पलीट्यूड वन बाय वन हम देख रहे हैं क्वेश्चंस को, कब हमें करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है वो फाइंड आउट करते हैं। एंड दैट फ्रिक्वेंसी यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी उसको हम बोलते हैं। नॉर्मल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है तो सोर्स फ्रिक्वेंसी की बात कर तो हम हर्ट्स में देंगे और उसी के लिए हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं LC। सो ये आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड आफ्टर प्लेसिंग बिकॉज इंडक्टेंस का वैल्यू भी दिया है, कैपेसिटेंस का वैल्यू भी दिया है एंड 2 पाई तो हमें कांस्टेंट पता ही है। तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 663 हर्ट्स, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। नाउ ऑब्टेन दिस मैक्सिमम वैल्यू यानी जिस पर आपकी करंट मैक्सिमम थी वो मैक्सिमम करंट भी हमें निकालना है जिस फ्रिक्वेंसी पर। तो फ्रिक्वेंसी हमने निकाल ली है और अगर हम करंट का फॉर्मूला देखते हैं, इसी का पार्ट है ये बेसिकली। तो करंट की पीक वैल्यू हमें फाइंड करनी है बट वी आर नॉट गिवन विद द पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की यानी कि EMF की हमें पीक वैल्यू नहीं दे रखी है, ये RMS वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे। तो हम इसे पहले तो हम पीक वैल्यू की फॉर्म में ही फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेसिकली V0/R ही होता है, लेकिन V0 को हमें चेंज करना पड़ेगा इन RMS वैल्यू जो कि होता है √2VRMS एंड बाय R। जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ प्लेस करेंगे सभी बिकॉज VRMS अब हमें गिवन है, रेसिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है एंड जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 14.1 एम्पियर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ द सोर्स फ्रिक्वेंसी फॉर विच द एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज़ मैक्सिमम। तो सोर्स फ्रिक्वेंसी जिसके लिए एवरेज पावर मैक्सिमम हो, क्योंकि हमारी पावर जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है करंट के ही, तो वही सोर्स फ्रिक्वेंसी इसके लिए भी वही होगा जो यानी यही फ्रिक्वेंसी होगा जिसके लिए पावर भी आपको पावर एब्जॉर्ब्ड जो हो रहा था वो भी आपको मैक्सिमम मिल रहा है। पावर एब्जॉर्ब्ड का मतलब यहाँ पर I²RT से ही है, I²RT यानी पावर निकाल रहे हैं तो I²R ओनली। सो P इज इक्वल टू एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो P इज इक्वल टू VI, लेकिन अगर आप एब्जॉर्ब्ड पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर जितना एब्जॉर्ब्ड हो रहा है तो वो I²R के टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ जो I होगा वो पीक वैल्यू ऑफ द करंट होगा। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जिस पे आपकी करंट मैक्सिमम होगी उसी पे आपका पावर भी मैक्सिमम है। तो फ्रिक्वेंसी तो सेम हो गया, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट बोला है कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम पावर। तो अब हमारी पावर जो होती है I0 आप मैक्सिमम ले रहे हो तो आपके पास जो पावर फॉर्मूला होता है वो IRMS के टर्म्स में होता है। तो हम यहाँ पर उसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक्चुअली फार्मूला तो हमारे पास IRMS² × R होता है जब आप पावर लॉस या पावर एब्जॉर्ब्ड निकाल रहे हो। यहाँ पीक वैल्यू के लिए मांगा है पावर मैक्सिमम होनी चाहिए तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट ले। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट का और करंट RMS का रिलेशनशिप जो है वो I0/√2 होता है। तो हम यहाँ IRMS की जगह पे I0/√2 पुट करेंगे और √2 का भी स्क्वायर करते हैं तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 2। सो अब यहाँ रिलेशनशिप आप सॉल्व करेंगे पावर की आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 2300 वॉट। तो ये हमारा पावर का आंसर आता है यानी कि हमने A पार्ट एंड B पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। फ्रिक्वेंसी सेम ही होगी। थर्ड पार्ट देखते हैं, फॉर विच फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज़ द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ द पावर एट द रेजोनेंस। तो यानी हमें आपको याद हो तो रेजोनेंस कर्व, हम ये रेजोनेंस कर्व बनाते थे जिसमें हम बोलते थे कि इस पॉइंट को ω/R कहा जाता था। एक फ्रिक्वेंसी इधर होती थी ω1, एक इधर ω2। और ये कौन सी फ्रिक्वेंसीज होती थी ω1 एंड ω2। एक्चुअली कर्व तो यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है बट दिस इज़ दिस फ्रिक्वेंसी। ऐसे ही कोई कट हम यहाँ लगा देते हैं एंड दिस इज़ योर दिस फ्रिक्वेंसी ω1 एंड ω2। इस पॉइंट पे आपका करंट I0/√2 हो जाता था। अब आपको पता है कि क्योंकि पावर प्रोपोर्शनल है करंट के, तो जब आपकी पीक वैल्यू ऑफ द करंट आधी हो जा रही है 1/√2 I0/√2 हो रही है तो उस सिचुएशन पे आपका पावर भी हाफ हो जाएगा। तो बेसिकली हमें इन्होंने फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए फॉर विच फ्रिक्वेंसी द सोर्स पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ दैट ऑफ द पावर ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे जो हमें पावर मिल रही थी उसकी आधी पावर हमें इन फ्रिक्वेंसीज पर मिलनी चाहिए। तो सोर्स की क्या फ्रिक्वेंसी हो उस वक्त वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते थे ω1 को हम बोलते हैं ओमेगा, जो भी आपका ये रिलेशनशिप था ओमेगा रेजोनेंस के साथ आप थोड़ा ΔR ऐड कर दें
अगर 1 ले रहे हैं तो माइनस करें, अब मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ, एंड ओमेगा 1 ले रहे हैं तो ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा कर दें। डेल्टा ओमेगा स्मॉल फ्रिक्वेंसी हमने ऐड कर दिया और स्मॉल फ्रिक्वेंसी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अगर हमें दो वेरिएबल फ्रिक्वेंसीज चाहिए तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी आप निकाल रहे हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा ऑफ 1 एंड दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। अगर आप इक्वेशन वाइज देखें दैट इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। और इसके लिए हमने डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन के अंदर हमारा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का जो रिलेशनशिप आया था वो आर बाय एल आ रहा था रिलेशनशिप, यानी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आप आर बाय एल भी बोल सकते हैं। सॉरी, दिस इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो यही रिलेशनशिप है। तो यहाँ हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, सो यू विल गेट डेल्टा ओमेगा एज आर बाई 2 ऑफ एल। ये हमारे पास डेल्टा ओमेगा का रिलेशनशिप आ गया है। अब हमें कैलकुलेट करनी है पावर। सो डेल्टा ओमेगा हमें मिल गया है, बट वो मांग रहा था क्वेश्चन के अंदर फॉर विच frequency of the source is the power transferred to the circuit is half the power of the resonance circuit। so यानी हमें वो फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। पावर तो आधा होगा ही, वो हमें पता चल गया है, तो फ्रिक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या निकाल सकते हैं हम, एफ आर यानी डेल्टा एफ जिसे हम बोल सकते हैं। तो डेल्टा एफ हम निकाल रहे हैं, डेल्टा एफ इज इक्वल टू योर डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई। सो ये रिलेशनशिप आपके पास आ गया, हमने इसको चेंज कर दिया, तो 2 आर बाई 2L इंटू 1/2 पाई हम यहाँ पर रखते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस आंसर एज 15 हर्ट्ज। सो बट द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी विल बी, जो ओरिजिनल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी थी उसमें आप ये डेल्टा एफ जो है स्मॉल डेल्टा एफ प्लस और माइनस कर दें, तो यानी उसके लिए हमारी रेंज कितनी हो जाएगी, हमारी कैलकुलेटेड रेजोनेंस आ रही थी 663, जिसमें हम 15 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो हमारी रेंज हो जानी चाहिए, यानी हम 663 के अंदर प्लस एंड माइनस कर रहे हैं 15 हर्ट्स को। सो वी विल गेट टू वैल्यूज, 648 हर्ट्स एंड 678 हर्ट्स, हमें दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं। नाउ आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज़ द करंट एम्पलीट्यूड एट दीज फ्रिक्वेंसीज। इस फ्रिक्वेंसी पे हमें करंट भी निकालने के लिए बोला गया है, तो दिस इज़ योर थर्ड पार्ट, ये हम सी पार्ट ही कर रहे थे ऊपर से, और सी में ही उन्होंने करंट भी निकालने के लिए बोला है। तो करंट कितना होता था वो हम बता चुके हैं कि I0/√2 होता है, तो यानी हमें इस पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू थी, आई डैश बोल देती हूँ मैं उसको, दैट विल बी I0 जो मैक्सिमम था उसका /√2, और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं यू विल अगेन गेट द वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर। I0 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 14 ये आपने पहले कैलकुलेट कर लिया था 14.1, और उसका भी हम डिवाइडेड बाय √2 कर रहे हैं, सो विल गेट दी 10 एम्पियर। नाउ डी पार्ट देखते हैं, दे आर आस्किंग द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। तो यहाँ हमसे क्वालिटी फैक्टर मांगा है, क्यू फैक्टर मांगा है, तो क्यू फैक्टर का तो रिलेशनशिप इज़ वेरी सिंपल, और ये भी स्ट्रेट ही है, ओमेगा आर एल बाई आर। ओमेगा आर आप कैलकुलेट कर चुके हो, ओमेगा आर नहीं बल्कि हमने डायरेक्टली एफ आर कैलकुलेट कर लिया था। सो आप यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें एफ आर को, तो यू विल गेट द ओमेगा आर ऑल्सो। सो हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ ऑफ आर एल बाई आर। नाउ ऑल वैल्यूज़ यू हैव, और जब आप इसमें सब वैल्यूज़ प्लेस करते हैं यू विल गेट 21.7 एज एन आंसर ऑफ द क्वालिटी फैक्टर। Next question is very simple. Obtain the resonance frequency Q factor of the series LCR circuit and inductor capacitance and resistor की वैल्यू आपको given है. It is desired to improve the sharpness of the resonance. Now it says it is desired to improve the sharpness of the resonance of the circuit by reducing its full width at the half maximum by the factor of 2. Suggest a suitable way. So that means he is asking कि हम sharpness of the कर्व जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको इतना कि फुल विड्थ जो है उसकी आधी रह जाए, विड्थ उसकी आधी रह जाए, लेकिन बाय फैक्टर 2 से वो घट जाए, यानी कि हम उसको हाफ कर दें। तो या हम शार्पनेस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली हमें क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्वालिटी फैक्टर का रिलेशनशिप क्या होता है। ये हमने ऊपर भी यूज़ किया था इसको, ओमेगा आर एल बाई आर रिलेशनशिप होता है। नाउ वी अगेन नीड टू कैलकुलेट द ओमेगा आर विच इज़ इक्वल टू 1/√LC एंड L बाई आर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1/R
एंड अंडर द रूट ऑफ L बाई C। ये रिलेशन में से कोई भी आपको जो ठीक लगे कन्वीनियंट, क्योंकि सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, L भी दे रखा है, C भी दे रखा है, R भी दे रखा है, तो हमें सब यहाँ पर हम प्लेस करें एंड सिंपली सॉल्व कर दें तो आंसर विल कम आउट टू बी 45। तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा, बट अगर आप क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाएंगे तो आपको रिड्यूस करनी है, मतलब शार्पनेस बढ़ानी है और विड्थ कम करनी है बाय द फैक्टर 2, देन वी नीड टू इंक्रीज द क्वालिटी फैक्टर। तो हमें क्वालिटी फैक्टर को डबल करना पड़ेगा। साथ में वो ये भी कह रहा है वी वांट टू इम्प्रूव द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ द सर्किट। दैट मीन्स रेजोनेंस नहीं बदलना है, तो हम ओमेगा आर को नहीं बदलना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, या हम ये चाहते हैं कि शार्पनेस इंप्रूव हो जाए। तो सिंपली हमें आर रेसिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर हम क्वालिटी फैक्टर को बाय फैक्टर 2 यानी डबल करना चाह रहे हैं तो रेसिस्टेंस को हमें घटाना पड़ेगा। तो अभी प्रेजेंट रेसिस्टेंस आपका कितना है, 7/4, तो आर न्यू शुड बी योर R/2। तो ये आपका रेसिस्टेंस आधा हो जाना चाहिए, विच शुड बी, हम जो इसकी वैल्यू निकालेंगे वो किसके लिए निकाल रहे हैं, वो हम निकाल रहे हैं बेसिकली क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जब आपने हाफ किया तो इट विल बी 3.7 ओम रह जाएगा आपके पास। तो अगर हम रेसिस्टेंस को इतना करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर विल बी डबल्ड, Q विल बी डबल्ड। In the next question 7.24, a hydroelectric power plant, the water pressure head is at the height of 300 meter। यानी आपको हाइट दी हुई है, that is your 300 meter, then the water flow available is इतना, that means आपको 100, ये आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि अब मैं इस वाटर फ्लो को हम W से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड दिया है। ये मीटर क्यूब का मतलब वो वॉल्यूम की बात हो रही है, तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों की बात हो गई है, एंड पर सेकेंड, तो वॉल्यूम पर सेकेंड आपको वाटर फ्लो दे रखा है। इफ द टर्बाइन एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी आपको दे रखी है दैट इज योर 60%। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फॉर द प्लांट। तो हमें पावर फाइंड करना है। एज वी नो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फोर्स को हम लिख सकते हैं पावर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, पावर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया है, लेकिन आपको बताओ वेलोसिटी, या यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि एरिया इंटू डिस्टेंस, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब हो गया, एंड एस हो गया आपका टाइम, सेकेंड हो गया टाइम। तो ये जो होल फैक्टर है ये हमको एज अ 100 यहाँ पर गिवन है, तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। आप ए इंटू वी लिखना चाहें या फिर यहीं से एज इट इज़ ही छोड़ दें, सिंपली ए क्यूब यानी लेंथ क्यूब बाय टाइम भी कर सकते हैं आप इसको। अब मुझे प्रेशर पुट करना है, तो हाइड्रो पावर प्लांट की हाइट हमें दे रखी है, तो एज हमने प्रेशर एट हाइट हम निकालते थे H रॉ जी एरिया इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होल फैक्टर जो है ये एज इट इज़ हमें वैल्यू गिवन है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एंटायर पावर, जितनी भी वैल्यूज़ हमें गिवन थी, हाइट हमें गिवन है 300 मीटर, वो हम प्लेस करते हैं। वाटर की डेंसिटी आपको मालूम है, वाटर की डेंसिटी इज 10⁻3, वो हम पुट करेंगे। जी की वैल्यू 9.8 और ये पूरा फैक्टर दिया है 100, ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें यूनिट पर ध्यान देना था कि मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा था। Then after solving this whole factor you will get 176। अच्छा, ये हमें पूरा टोटल पावर मिला है, बट ही इज़ नॉट आस्किंग अबाउट इफ़ द टर्बाइन जनरेट्स एफिशिएंसी ऑफ 60%, दैट मीन्स ये तो जो टोटल पावर थी, बट इसका भी हमें 60% चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 60% ऑफ H रॉ बाई 100 कह देते हैं, मैं 60% ऑफ H रॉ जी इंटू दिस होल फैक्टर AS/T। तो ये जो एंटायर टर्म मेरा कैलकुलेशन आ रहा था, इसको मुझे 60/100 से मल्टीप्लाई भी करना था, तो यहीं पर कर देते हैं हम यहाँ पर 60 इंटू ये 100 नीचे आ जाता है 300, देन 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 100, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई ऑल दिस यू विल गेट 176.4 इंटू 10⁻6 वॉट। ये आफ्टर कैलकुलेटिंग दी पावर, जो इफेक्टिव पावर अवेलेबल पावर होगी, ये हम बोल देते हैं
अवेलेबल जो पावर थी वो ये होगी, वो यही मांग रहा है हमसे कि एस्टिमेट अगर एफिशिएंसी जनरेटर की इतनी है तो अवेलेबल पावर कितनी होगी। तो ये तो थी टोटल पावर, लेकिन उसका अवेलेबल पार्ट क्या था, सिर्फ इतना, यानी उतना 60% ही अवेलेबल था सिस्टम के लिए या इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए अवेलेबल था। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं और 2 ट्रांसफार्मर्स के क्वेश्चंस मुझे लेने हैं, बट दैट विल आई ट्राई टू ऐड दैट विद द ट्रांसफार्मर टॉपिक।